Hello friends, welcome to the second video on resource and development. Today we will start from the topic land resources. Land resource is very important for us. We all know different activities we perform on land. It supports natural vegetation, wildlife, ह्यूमन लाइफ, हमारी सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एक्टिविटीज़, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, सब कुछ लैंड रिसोर्स पर बेस्ड है। लेकिन ये जो लैंड रिसोर्स है वो लिमिटेड है, इसीलिए हमें लैंड का यूज़ केयरफुल प्लानिंग के साथ करना होगा। हमारे देश में लैंड रिसोर्स जो है यहाँ पर डिफरेंट फीचर्स पाए जाते हैं। कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेटोज़ हैं, कहीं प्लेन्स हैं, कहीं आइलैंड्स हैं। 43% ऑफ लैंड एरिया पर प्लेन्स पाए जाते हैं जहाँ पर हम एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल वर्क करते हैं। माउंटेन्स 30% एरिया पर पाए जाते हैं और ये माउंटेन्स हमारे रिवर्स के फ़्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, टूरिज़म प्रोवाइड करते हैं। इकोलॉजिकल एस्पेक्ट से भी माउंटेन्स इम्पॉर्टेंट हैं। 27% एरिया जो है हमारी प्लेटो रीजन में आती है, जहाँ से हमें मिनरल्स मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मिलते हैं, फॉरेस्ट अवेलेबल हैं। हम अपने लैंड एरिया का जो यूज़ करते हैं, लैंड यूटिलाइजेशन, वो अलग अलग कार्यों के लिए करते हैं। फॉरेस्ट के पर्पस से कुछ ऐसी लैंड एरिया है जो कि कल्टीवेशन के काम में नहीं ली जाती, जिसमें बैरन एंड वेस्ट लैंड आते हैं, और नॉन एग्रीकल्चरल कार्य के लिए गया लैंड भी आता है इसमें, जिसमें हम बिल्डिंग्स बनाते हैं, रोड्स, फैक्ट्रीज़, इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं। तीसरा पार्ट अदर अनकल्टिवेटेड लैंड का आता है, जो कि एग्रीकल्चर जिस पर हम नहीं करते। तो इसमें परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड आते हैं, जहाँ पर हम जानवरों को, कैटल को ग्रेज करने का कार्य करते हैं। लैंड अंडर मिसेलेनियस ट्री क्रॉप्स, जिसमें ग्रोव्स आते हैं, ये एरिया नेट सोन एरिया में हम इंक्लूड नहीं करते। और कल्टिवेबल वेस्टलैंड, यानी कि वो एरिया जिस पर हम 5 साल से ज़्यादा समय से एग्रीकल्चर नहीं प्रैक्टिस करते हैं। चौथा पार्ट हमारा फैलो लैंड्स का आता है, जिसमें करंट फैलो वो एरिया है जिस पर हम 1 साल या उससे कम समय से कल्टीवेशन नहीं कर रहे हैं। और दूसरा अदर दैन करंट फैलो, जिस पर पिछले 1 से 5 साल से हमने एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ नहीं की हैं। पांचवा पार्ट हमारा आता है नेट सोन एरिया, यानी कि वो ज़मीन जिस पर हम हार्वेस्टिंग करते हैं, खेती करते हैं, दैट इज़ एक्चुअली नेट सोन एरिया। ये वो एक्चुअल ज़मीन है जिस पर कल्टीवेशन किया जाता है। अगर हम नेट सोन एरिया में वो एरिया भी प्लस कर दें जहाँ पर 1 साल में हम 1 से ज़्यादा फसलें उगाते हैं, तो दोनों को मिलाकर नेट सोन एरिया प्लस ऐसी एरिया को मिलाकर हम ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया बोलते हैं। लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया की बात करते हैं, तो देखो लैंड का जो भी यूज़ हम करते हैं उसको कुछ फैक्टर्स प्रभावित करते हैं। फिज़िकल फैक्टर्स जैसे कि टोपोग्राफी, क्लाइमेट, टाइप ऑफ सॉयल। ह्यूमन फैक्टर्स जैसे कि पॉपुलेशन, डेंसिटी, देन टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और कल्चर, ट्रेडिशन। ये सभी फैक्टर मिलके इस बात को कंट्रोल करते हैं कि लैंड का यूज़ किस प्रकार से किया जाएगा। यहाँ हमारी टेक्स्ट बुक में 2 पाई चार्ट्स दिए गए हैं, जिनमें लैंड का यूज़ बताया गया है 1960-61 में और 2014-15 में। और ये कंपैरेटिव स्टडी है जिसमें दिखाया गया है कि हाउ द लैंड यूज़ पैटर्न हैज़ चेंज्ड ओवर दिस पीरियड। जैसे इस पाई चार्ट में अगर हम देखें फॉरेस्ट एरिया, जो कि ब्लू कलर से दिखाई गई है, तो हम देखते हैं कि फॉरेस्ट एरिया जो 18.11% थी वो बढ़ के
23.3% हो गई है। जनरली जो ट्रांजिशन एक्सपेक्ट किया जाता है वो ये है कि ड्यू टू इंक्रीजिंग पॉपुलेशन फॉरेस्ट काटे जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है और इस तरह से फॉरेस्ट एरिया तो डिक्रीज़ करनी चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पर हम फॉरेस्ट एरिया को इंक्रीज़ करते हुए देख रहे हैं तो इसका कुछ रीज़न है। द गवर्नमेंट पॉलिसीज़ विच हैव इंक्रीज्ड आवर फॉरेस्ट एरिया, और लोगों में एजुकेशन के कारण कॉन्शियसनेस भी आई है, जिसके कारण प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, प्लांटेशन हो रहा है, तो फॉरेस्ट एरिया में इंक्रीज़ हमको देखने को मिलती है। इसी तरह इन दोनों पाई चार्ट से कंपेयर करके हम डिफरेंट लैंड यूज़ पैटर्न को कंपेयर कर सकते हैं। इंडिया की जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इसमें से लैंड यूज़ डाटा हमें पूरी एरिया के लिए अवेलेबल नहीं है। करीब 93% के लिए ही डेटा अवेलेबल है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हमें सारे एरियाज़ के बारे में डेटा अवेलेबल नहीं है एक्सेप्ट आसाम, और उसी तरह जम्मू एंड कश्मीर की एरियाज़ जो पाकिस्तान और चाइना के कंट्रोल में हैं, वहाँ का भी डेटा हमें अवेलेबल नहीं है। इन दोनों पाई चार्ट में हम देखेंगे तो पता चलता है कि लैंड एरिया परमानेंट पास्चर्स ये भी डिक्रीज़ की है, और इसका प्रभाव हमारी कैटल पॉपुलेशन पर पड़ेगा, जिसको ग्रेजिंग के लिए फील्ड अवेलेबल नहीं होगा। करंट फैलो लैंड के अलावा जो एरियाज़ हैं हमारे पास अवेलेबल, उनमें से अधिकतर पुअर क्वालिटी के एरियाज़ हैं। इस कारण यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन इज़ वेरी हाई, क्योंकि यहाँ पर हमें उसे ट्रीट करना पड़ेगा, इसमें ज़्यादा इनपुट्स डालने होंगे, फर्टिलाइज़र्स एंड एट्सेट्रा, और इसी कारण इन एरियाज़ पर हम हर साल खेती नहीं करते, बल्कि 2 से 3 साल में केवल एक ही बार या अधिक एट द मैक्सिमम 2 बार तक हम कल्टीवेशन कर पाते हैं। तो अगर इस एरिया को हम नेट सोन एरिया में ऐड करेंगे तो हमें जो फिगर मिलेगा वो करीब 54% हो जाता है टोटल रिपोर्टिंग एरिया का। लेकिन हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि ये फिगर हमें एक्चुअल नेट सोन एरिया नहीं दिखा रहा है, क्योंकि इन लैंड्स पर हम हर साल रेगुलरली एग्रीकल्चर नहीं कर पा रहे हैं। पैटर्न ऑफ नेट सोन एरिया को देखा जाए तो स्टेट टू स्टेट इसमें हमें डिफरेंस पाया जाता है। जैसे पंजाब और हरियाणा में देखा जाए तो 80% नेट सोन एरिया हम देखते हैं, लेकिन अगर हम नॉर्थ ईस्ट में जैसे अरुणाचल, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार, इन सब में देखते हैं तो यहाँ पर हमें नेट सोन एरिया लेस दैन 10% दिखाई देती है। ये जो डिफरेंस है नेट सोन एरिया का अलग अलग स्टेट्स में, ये किसी एक फैक्टर पर कंट्रोल नहीं करता, किसी एक फैक्टर पर ये डिपेंड नहीं करता, बल्कि अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग फैक्टर्स पाए जाते हैं जो कि नेट सोन एरिया को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पंजाब हरियाणा में सॉइल फर्टाइल होना, इरिगेशन के मेथड्स का बहुत अच्छे से डेवलप होना नेट सोन एरिया के हाई परसेंटेज का रीज़न हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट में रफ़ टोपोग्राफी इसका एक रीज़न हो सकती है लो नेट सोन एरिया की। इसी तरह फॉरेस्ट एरिया 33% डिज़ायर्ड होती है हर देश के लिए, लेकिन हम देखते हैं हमारे देश में फॉरेस्ट एरिया भी डिज़ायर्ड 33% से काफ़ी कम पाई जाती है। किसी भी देश में इकोलॉजिकल साइकिल को मेंटेन करने के लिए, इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए 1/3 एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट, बट इन इंडिया वी आर हैविंग मच लोअर दैन दिस। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जिनकी लिवलीहुड एक्टिविटीज़ फॉरेस्ट पर डिपेंड करती हैं। हमारे लैंड एरिया का एक हिस्सा वेस्ट लैंड कहलाता है, और कुछ लैंड एरिया ऐसी है विच इज़ पुट टू नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस। वेस्ट लैंड में रॉकी एरियाज़, एरिड एरियाज़, डिज़र्ट एरियाज़ आती हैं।
which are not suitable for cultivation, and area under other non-agricultural uses में ऐसी एरियाज़ आती हैं जहां हम सेटलमेंट्स बनाते हैं, रोड्स बनाते हैं, रेलवेज़, इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करते हैं। अगर हम लैंड का यूज़ कंटिन्यूसली करते रहें लॉन्ग पीरियड तक और अप्रोप्रिएट मेजर फॉर कंजर्वेशन नहीं अडॉप्ट करते तो इसका प्रभाव होता है लैंड का डिग्रेडेशन। ठीक उसी तरह जैसे हम किसी मशीन का यूज़ करते जाएं और उसकी सर्विसिंग ना कराएं तो कुछ समय बाद वो मशीन की क्वालिटी परफॉर्मेंस ख़राब होता जाता है। सिमिलरली लैंड में भी डिग्रेडेशन होने लगता है कंटिन्यूस यूज़ के कारण। लैंड डिग्रेडेशन का प्रभाव सिर्फ लैंड पर ही नहीं बल्कि सोसाइटी पर और हमारे एनवायरनमेंट पर भी पड़ता है। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स की बात करें, हम अपनी लैंड एरिया को शेयर करते आए हैं अपनी पास्ट जनरेशन से और फ्यूचर जनरेशन के साथ भी हमें उसे शेयर करना है। दे विल ऑल्सो नीड इट। हमारी सारी बेसिक नीड्स, सारी रिक्वायरमेंट्स लैंड एरिया से फुलफ़िल होती हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है इस पर और ह्यूमन एक्टिविटीज़ ने दो मेन प्रभाव डाले हैं। एक तो लैंड का डिग्रेडेशन किया हमने और इसके अलावा जो नेचुरल फोर्सेस हैं जिसके कारण लैंड को डैमेज होता है तो उसकी स्पीड बहुत तेज़ नहीं होती, लेकिन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ नेचुरल प्रोसेसेस विच आर डैमेजिंग द लैंड दे हैव ऑल्सो बिकम वेरी फास्ट। लैंड डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन एक्टिविटीज़ में डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग, क्वायरिंग, ये सारी एक्टिविटीज़ आती हैं। माइनिंग के बाद माइनिंग साइट्स पर एक्सकेवेशन वर्क करने के बाद उन एरियाज़ को खुला छोड़ दिया जाता है। इन द स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा विच आर रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, वहाँ पर डिफॉरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग इसके कारण लैंड का डिग्रेडेशन हुआ है। गुजरात, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, इन राज्यों में ओवरग्रेजिंग सबसे बड़ा कारण रहा है लैंड डिग्रेडेशन का। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, इन स्टेट्स में देखा जाए तो ओवर इरिगेशन हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन, क्योंकि वाटर लॉगिंग हो जाती है जिसके कारण ज़मीन की में सैलिनिटी और एल्कलिनिटी प्रोड्यूस होती है, इंक्रीज़ कर जाती है और ये लैंड डिग्रेडेशन का फैक्टर आता है। सीमेंट इंडस्ट्री में ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन और इसी तरह सिरेमिक इंडस्ट्री में कैल्साइट और सोपस्टोन का यूज़, ये डस्ट के रूप में फॉर्म हो और ये डस्ट एटमॉस्फेयर में उड़ती है, फिर ये डस्ट ज़मीन पर सेटल हो जाती है और वाटर का इनफिल्ट्रेशन जो ज़मीन के अंदर होता है उसे स्टॉप कर देती है। इस तरह हमारा अंडरग्राउंड वाटर लेवल भी प्रभावित होता है। इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस जिनको रिवर्स में और वाटर बॉडीज़ में छोड़ दिया जाता है या लैंड पर छोड़ दिया जाता है, तो they also have become a source of land and water pollution in many part of the country. लैंड डिग्रेडेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एफॉरेस्टेशन, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प। इसके अलावा प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स जो कि कंट्रोल करने के लिए हमारे काम आते हैं। कंट्रोल ऑन ओवरग्रेजिंग, स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थॉर्नी बुशेस, ये कुछ मेथड्स हैं लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए एरिड यानी कि ड्राई एरियाज़ में। एरिड एरियाज़ में जब हवा चलती है तो ये अपने साथ सॉइल के पार्टिकल्स या सैंड के पार्टिकल्स को लेके उड़ती है, तो हम जब थॉर्नी बुशेस लगा देते हैं या शेल्टर बेल्ट्स लगा देते हैं प्लांट्स की, तो दीज विंड्स पास अवे थ्रू दिस प्लांट्स
but the soil particles or sand particles they fall down at the same place, और इस तरह से लैंड का आगे डिग्रेडेशन नहीं होने पाता। वेस्ट लैंड्स का प्रॉपर मैनेजमेंट, माइनिंग एक्टिविटीज़ पर कंट्रोल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंस का प्रॉपर डिस्चार्ज आफ्टर ट्रीटमेंट, ये ऐसे चीज़ें हैं जो कि लैंड और वाटर डिग्रेडेशन को रोक सकती हैं, कंट्रोल कर सकती हैं। नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, सॉयल एज अ रिसोर्स। सॉयल एक रिन्यूएबल रिसोर्स है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है, प्लांट ग्रोथ का मीडियम है, डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सपोर्ट करता है। सॉयल इज़ अ लिविंग सिस्टम। मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं फ्यू सेंटीमीटर सॉयल को बनने के लिए, लेकिन डिग्रेडेशन इसे बहुत जल्दी डिस्ट्रॉय कर देता है। सॉयल का फॉर्मेशन डिपेंड करता है रिलीफ फीचर्स, पेरेंट रॉक यानी कि बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम। तो ये सभी चीज़ें फॉर्मेशन ऑफ सॉयल को कंट्रोल करती हैं। सम नेचुरल फोर्सेस लाइक चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, रनिंग विंड एंड ग्लेशियर्स, एक्टिविटीज़ ऑफ डिकम्पोजर्स, ये फैक्टर्स सॉयल फॉर्मेशन में भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर हमें सॉयल प्रोफाइल दिखाई गई है जिसमें कि सबसे नीचे हम देखते हैं पेरेंट रॉक जिसमें कोई भी वेदरिंग नहीं हुई है। उसके ऊपर हम देखते हैं पेरेंट रॉक का वो हिस्सा जिसमें वेदरिंग हुई है और चेंजेस हुए हैं। उसके ऊपर वाले हिस्से को हम सब सॉयल बोलते हैं। यहाँ पर वेदरिंग हुई है तो यहाँ पर रॉक, सैंड एंड सिल्ट एज वेल एज क्ले, ये सभी चीज़ें पाई जाती हैं। और सबसे ऊपर टॉप लेयर पर हम देखते हैं टॉप सॉयल जो कि सबसे फर्टाइल लेयर होती है। दिस इज़ द सॉयल प्रोफाइल विच मीन्स वर्टिकल सेक्शन ऑफ द सॉयल। इसके अलावा सॉयल फॉर्मेशन में कुछ केमिकल और ऑर्गेनिक चेंजेस होते हैं, वो भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सॉयल ऑल्सो कंटेन सम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटीरियल्स। ऑर्गेनिक में ह्यूमस जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हुआ। सॉयल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन वेरियस फैक्टर्स लाइक कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, chemical and physical properties and the factors responsible for soil formation। तो हम सॉयल को डिफरेंट टाइप में क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले एलुवियल सॉयल जो कि सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, नॉर्दर्न प्लेन्स में पाई जाती है। डिपोजिटेड बाय 3 हिमालयन रिवर्स इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। एलुवियल सॉयल का कुछ हिस्सा हमें राजस्थान और गुजरात में भी मिलता है। और इसके अलावा सम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इन द डेल्टास ऑफ महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी एट्सेट्रा रिवर्स। एलुवियल सॉयल में हमें सैंड, सिल्ट और क्ले मिलते हैं। हम जैसे जैसे डेल्टा से मूव करते हुए इनलैंड यानी कि रिवर वैलीज़ की ओर बढ़ते हैं, सॉयल पार्टिकल्स बड़े होते जाते हैं। यहाँ पर सॉयल हमें कोर्स यानी कि मोटे कणों वाली मिट्टी पाई जाती है। दे आर मोर कॉमन इन पीडमोंट प्लेन्स लाइक डुआर्स, कोस एंड तराई, दैट इज़ द फूट हिल्स ऑफ द आउटर हिमालयाज़। अगर हम एज के आधार पर क्लासिफाई करें तो सॉयल को हम 2 पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, खादर एंड बांगर। ओल्डर एलुवियल सॉयल को हम बांगर बोलते हैं और न्यू एलुवियल सॉयल को खादर बोलते हैं। बांगर सॉयल में कंकर नोड्यूल्स पाए जाते हैं। इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स द खादर वन and is more fertile than the Bangar. So Khadar soil is more fertile
and it has more fine particles. Alluvial soils में पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड और लाइम सफिशिएंट पाए जाते हैं, जो कि आइडियल होते हैं शुगर केन, पैडी, वीट एंड सीरियल एंड पल्स क्रॉप्स। इसीलिए एलुवियल सॉइल हमारे लिए इतनी इम्पॉर्टेंट है। जिन रीजन्स में एलुवियल सॉइल पाई जाती है वहाँ पर हाई पॉपुलेशन डेंसिटी हमें दिखाई देती है। ड्राई और एरिड एरियाज़ में जो सॉइल मिलती है हमें वो एल्कलाइन मिलती है और उसको यूज़ करने के लिए हमें प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। फिर हम आते हैं ब्लैक सॉइल या रेगुर सॉइल पर। ये ब्लैक सॉइल जो है कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसे ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए क्लाइमेटिक कंडीशन एंड द पेरेंट रॉक मटेरियल आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये सॉइल जो है डक्कन ट्रैप्स में पाई जाती है, जो कि बेसाल्ट से बना हुआ है, बेसाल्ट नाम की रॉक से। ये डक्कन ट्रैप एरिया लावा फ्लोज से बनी है और महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़, इन सभी एरियाज़ के जो प्लेटोज एरिया हैं वहाँ पर ये पाई जाती है। इसके अलावा साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग गोदावरी एंड कृष्णा वैलीज़ में भी ब्लैक सॉइल पाई जाती है। These soils are made up of extremely fine clay material और इनके अंदर वाटर और मॉइस्चर को होल्ड करने की बहुत कैपेसिटी होती है। ब्लैक सॉइल में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटाश और लाइम सफिशिएंट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, लेकिन फॉस्फोरिक कंटेंट में ये पुअर होती हैं। इनकी एक खासियत है कि इसमें हॉट वेदर सीज़न में डीप क्रैक्स फॉर्म हो जाते हैं, बट दीज क्रैक्स हेल्प इन द एरेशन ऑफ द सॉइल। क्रैक से होते हुए एयर सॉइल के अंदर जाती है और इस तरह से सॉइल की क्वालिटी को बेटर बनाती है। वेट होने पर यह सॉइल बहुत ही स्टिकी, चिपकने वाली हो जाती है और इसमें काम करना बहुत मुश्किल होता है अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर। बारिश होते ही इसको तुरंत इसमें टिलिंग कर दी जाए, इसको खोद दिया जाए, या प्री मानसून पीरियड में ही इसको तैयार कर लिया जाए तब तो ठीक है, अदरवाइज़ इट बिकम वेरी स्टिकी एंड वेरी डिफ़िकल्ट टू वर्क। फिर हम रेड सॉइल की बात करते हैं। रेड सॉइल्स दे डेवलप ऑन क्रिस्टलाइन इग्नियस रॉक्स in the areas where rainfall is very low. ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट्स ऑफ द डक्कन प्लेटो में ये पाई जाती हैं। इसके अलावा येलो और रेड सॉइल हमें ओडिशा में, छत्तीसगढ़ में, साउदर्न पार्ट्स ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन में और पीडमोंट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स में भी पाई जाती हैं। पीडमोंट जोन का मतलब है कि माउंटेन्स के फुट हिल्स में जहाँ पर प्लेन्स पाए जाते हैं, दीज प्लेन्स आर कॉल्ड पीडमोंट जोन्स। तो वेस्टर्न घाट्स के बेस में भी ये सॉइल पाई जाती हैं। इनमें जो रेड कलर होता है वो आयरन कंटेंट के कारण होता है इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। और जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, यानी कि जब इसमें मॉइस्चर होगा, तो इट विल लुक येलो इन कलर। लेटराइट सॉइल ये जो है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जहाँ पर अल्टरनेटली वेट और ड्राई सीजन पाए जाते हैं, वहाँ पर ये सॉइल डेवलप होती है। जब हैवी रेन के कारण लीचिंग होती है, यानी कि वाटर अपने साथ कुछ कंस्टिट्यूएंट्स को बहा के ले जाता है और रिमेनिंग पार्ट गिव राइज टू लेटराइट सॉइल। These soils are very deep and they are acidic, but प्लांट न्यूट्रिएंट्स की इस मिट्टी में कमी होती है और ख़ास करके ये साउदर्न स्टेट्स में पाई जाती हैं।
वेस्टर्न घाट का रीजन महाराष्ट्र में जो आता है वो ओडिशा, सम पार्ट ऑफ बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट रीजन्स। जहाँ पर लेटराइट सॉइल में डेसिडुअस और एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, वहाँ पर इस सॉइल में ह्यूमस सफिशिएंट पाई जाती है। लेकिन ये वेजिटेशन स्पेयर्स होती है, बहुत डेंस वेजिटेशन नहीं होती। और एनवायरनमेंट भी वहाँ का सेमी एरिड, यानी बहुत सूखा तो नहीं लेकिन एरिड यानी कि ड्राई एनवायरनमेंट ही होता है। इस सॉइल में ह्यूमस बहुत कम पाया जाता है। और since these soil are found on the slopey areas, that is why they are prone to erosion and degradation। क्योंकि मूविंग वाटर का एक्शन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है और सॉइल को डिग्रेड करता है, इरोजन करता है। हिली एरियाज़ ऑफ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु में प्रॉपर सॉइल कंजर्वेशन टेक्निक्स का इस्तेमाल करके टी और कॉफ़ी के प्रोडक्शन के लायक इसे बनाया गया है। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, आंध्रा एंड केरला, यहाँ पर कैश्यूनट जैसी क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है। दे आर वेरी suitable for such crops. Then arid soils, they are red to brown in color, sandy in texture and saline in nature. कहीं कहीं पर सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। ड्राई क्लाइमेट और हाई टेम्परेचर के कारण यहाँ पर इवेपरेशन बहुत तेज़ होता है और इस कारण सॉइल में ह्यूमस और मॉइस्चर की बहुत कमी होती है। एरिड सॉइल के नीचे के हिस्से में कंकर बहुत पाए जाते हैं बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट। ये जो कंकर की लेयर है ये इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर को रोकती है और ऊपर से वाटर को नीचे नहीं जाने देती। एरिड सॉइल को कल्टीवेशन के लायक बनाने के लिए प्रॉपर इरिगेशन की ज़रूरत होती है। तो प्रॉपर इरिगेशन के द्वारा इसे कल्टीवेबल बनाया जा सकता है, जैसा कि वेस्टर्न राजस्थान में किया गया है।